हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे। सेकेंड वॉल्यूम फर्स्ट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, आज कुछ उसके क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और आप लोग से भी ये अपील है, आप लोग एनसीईआरटी बिल्कुल सॉल्व करें। आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं या जो भी रेफरेंस बुक से सॉल्व कर रहे हैं, एस सी वर्मा, डी सी पांडे, जो भी कर रहे हो आप, लेकिन एनसीईआरटी को जरूर लगाएं। एनसीईआरटी को बिल्कुल ना छोड़ें। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें भी। बहुत अच्छी किताब है। और एक्सरसाइज को भी जरूर लगाएं, एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, नीट जेई में आते हैं एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन 9.5 क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज में जाके आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड वॉल्यूम, एनसीईआरटी। तो ये दे रखा है 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर। तो ये वायर आपको दिख रहा है, स्टील का है और ये नीचे ब्रास का लगा हुआ है। और इससे लोडेड है 2 मास। ठीक है, एक 4 kg का, एक 6 kg का। और क्या है, द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर, मतलब जब इस पे कोई लोड नहीं था तो इसका लेंथ 1.5 है, और ब्रास वाले पे जब कोई लोड नहीं था तो इसका लेंथ 1 मीटर है। लोड डालने के बाद क्या होगा, थोड़ा इसमें एक्सटेंशन होगा, इलोंगेशन आएगा लोड डालने के बाद। और वही पूछा भी है, इलोंगेशन निकालने बोला भी है, नहीं इलोंगेशन आएगा, तो वही हम लोग इवेलुएट करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसके फ्री बॉडी डायग्राम से थोड़ा इसको समझें कि ये जो 6 kg का ब्लॉक है, इस पे इसका वेट लग रहा होगा नीचे 6g। और इसी 6 इंटू जी जो इसका लोड है, जो वेट है, उसी की वजह से क्या आएगा, इस ब्रास के वायर में आएगा टेंशन। नहीं, इसको टी बी लिखते हैं, टेंशन इन ब्रास वायर। और यही जो टेंशन आएगा इस ब्रास के वायर में, यही क्या काम करेगा यहाँ पे, ये काम करेगा रिस्टोरिंग फोर्स का। नहीं, ये 6g के इन्फ्लुएंस में, ये वेट के इन्फ्लुएंस में, 6 kg के वेट, ब्लॉक के वेट के इन्फ्लुएंस में ये थोड़ा नीचे खींचेगा, जिसकी वजह से इसमें इलोंगेशन आएगा। और उसी के जवाब में इसमें टेंशन भी आएगा इस ब्रास के वायर में, जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, जो अपने इसको इनिशियल स्टेट पे रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये पहले ब्रास का फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया। फिर यहाँ पे ये समझ ले 4 kg ब्लॉक का, ये बड़ी समझ है। तो 4 kg के ब्लॉक पे इस पे वेट लगेगा 4g। और ये टेंशन ये भी लग रहा है, ये टेंशन अवे फ्रॉम द मास लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। तो ये टेंशन भी लगेगा इस वायर पे। तो 2 फोर्स हो गया नीचे 4 kg के ब्लॉक पे, है कि नहीं। एक ये 4g हो गया और एक ये टेंशन हो गया जो ब्रास वायर में लग रहा है। ये 2 फोर्स, 2 लग रहा है 4 kg के ब्लॉक पे नीचे। और ये 2 फोर्स लगने की वजह से ये 4 kg के ब्लॉक पे फिर क्या आएगा, ये जिस स्ट्रिंग से लगा हुआ है स्टील वाले से, इस पे टेंशन आएगा, इसको टीएस कह देते हैं। और इस केस में ये 4 kg जो लगा हुआ है, इस पे जब ये 4g वेट और ये टेंशन वाला फोर्स लगेगा तो ये इलोंगेशन आएगा इसमें। तो उसी के जवाब में ये रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ये टेंशन वो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो इसको रिस्टोर करना चाहेगा अपने इनिशियल स्टेट में। तो मेरे पास सारा फोर्सेस अब अवेलेबल है, तो हम यूज कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको देखें कि ये 6 kg का ये ब्लॉक है, इस पे 6g इसका वेट है, और ये वायर से लगा हुआ है, ये ब्रास में टेंशन जो आ रहा है ब्रास वायर में वो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ब्रास के वायर में टेंशन है वही हो जाएगा 6g के बराबर, है ना। खींचेगा तो खींचने के बाद इक्विलिब्रियम में कभी ना कभी आ जाएगा, खींचने के बाद जितना खींच सकता है। फिर ये दोनों बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 और ये हो जाएगा 60 न्यूटन। ये सबसे पहले होगा। नहीं, ये इतना आई होप आपको 100% समझ आया होगा। ठीक है, आगे स्टील वाले का बात कर लें। स्टील वाले का, तो स्टील कितने का है, 4 kg का। हाँ, इस पे नीचे वेट कितना है, 4g, और नीचे ये टेंशन है जो लग रहा है, और ये कितना आ गया है, 60 न्यूटन। और इसी दोनों फोर्सेस को काउंटर कर रहा है ये स्टील में जो टेंशन है, जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है।
तो ये भी खींचेगा तो उसके बाद कभी ना कभी इक्विलिब्रियम में आएगा, तो इक्विलिब्रियम में जितना फोर्स ऊपर है उतना नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 60। तो स्टील वायर में जो टेंशन है वो हो जाएगा 40 प्लस 60 यानी कि 100 न्यूटन। नहीं, ये क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। तो ये दोनों टेंशन पता चल गया, रिस्टोरिंग फोर्स पता चल गया, दोनों ब्रास में और स्टील में दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स पता हमको चल चुका है अब। ठीक है, दोनों में पता चल चुका है। तो आइए एक एक करके दोनों वायर का इलोंगेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं ब्रास के लिए, फॉर ब्रास। ठीक है, तो ब्रास के लिए जब लोड नहीं लगा हुआ है तब लेंथ दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। तो ये L ब्रास ये दिया हुआ है 1 मीटर जब नहीं दिया हुआ है। तो लोड लगाने से खींचेगा जिसकी वजह से इसमें आएगा इलोंगेशन। इलोंगेशन यही हमको निकालना है, नहीं यही हमको निकालना है। और ब्रास के वायर में कितना रिस्टोरिंग फोर्स है, तो ये जो टेंशन है यही है रिस्टोरिंग फोर्स, यही है रिस्टोरिंग फोर्स। तो ब्रास के केस में ये जो TB है यही रिस्टोरिंग फोर्स है और ये कितना है 60 न्यूटन। ठीक है, यही पता चल गया रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कितने एरिया पे लग रहा है, तो वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया देखना पड़ेगा। तो वायर का डायमीटर दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर दोनों वायर का। तो इसका डायमीटर ऑफ ब्रास वायर ये दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, 0.25 बाय 100 ये मीटर हो गया। और इसका रेडियस निकाल लेंगे ब्रास का, तो ये हो जाएगा 0.25 बाय 100 इंटू हाफ, ये हो जाएगा रेडियस। ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो अब हमको क्या पता है, हमको पता ये है कि यंग्स मॉड्यूलस, तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेंथ के अलोंग इलोंगेशन है। 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने पढ़ रखा होगा, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, है ना। तो बल्क मॉड्यूलस तो आता है वॉल्यूम वाले केस में, और शियर मॉड्यूलस जब टेंजेंशियल स्ट्रेस स्ट्रेन आता है तब होता है। तो और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो रहा है और उससे स्ट्रेन आ रहा है लेंथ के अलोंग, है ना। ये स्टील और ब्रास का वायर लेंथ के अलोंग खींच रहा है, तो लेंथ के अलोंग स्ट्रेस स्ट्रेन आ रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम लोग यहां यूज करेंगे। तो Y हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हो जाने वाला है इसमें, नहीं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कितना है, चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ ब्रास। ठीक है, यही होगा यंग्स मॉड्यूलस ब्रास का आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वैसे दिया रहेगा एग्जाम में, आप लोग परेशान ना हो। ये ब्रास का जो हो जाता है वो है 10 पे पावर 11, है ना, 1 इंटू 10 पे पावर 11। तो ये कितने बराबर हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स कितना है ब्रास के केस में, TB कितना है 60, और एरिया कितना है, तो इसको मैं इधर ही लिख लूँ तो बेहतर होगा। इसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ दूसरे स्लाइड में। ठीक है, इसको मैं दूसरे स्लाइड में लिख लूँ। तो यंग्स मॉड्यूलस ब्रास में जो हो जाता है वो है 10 पे पावर 11, और ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, ब्रास वाले में रिस्टोरिंग फोर्स आया है 60 न्यूटन। और क्या है, एरिया कितना है, एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर, तो 0.25 बाई 2, और इसको 100 भी करना है, इंटू 100 भी है, और इंटू 0.25 बाय 2 इंटू 100 भी है। ये हो गया एरिया। और नीचे है चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ ब्रास, और ओरिजिनल लेंथ कितना दे रखा है ब्रास का क्वेश्चन में, LB 1 मीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। तो यहाँ से सबको सॉल्व करके जो चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास आ जाएगा, इलोंगेशन जो आ जाएगा, वो लगभग आ जाएगा कितना, वो लगभग आ जाएगा 1.3
इंटू 10 पे पावर -4 मीटर, ये आंसर आ जाने वाला है। ये आप लोग सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये इतना इलोंगेशन हो जाएगा, यही है इलोंगेशन, यही क्या है, यही है इलोंगेशन इन ब्रास वायर। उसी तरह से स्टील वायर की बात कर लें, फॉर स्टील वायर, स्टील वायर के लिए बात कर लें तो चलिए स्टील वायर के लिए बात कर लेते हैं। स्टील वायर में टेंशन कितना है, 100 न्यूटन। तो टेंशन ही क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, यही क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स 100 न्यूटन। और क्या है, लेंथ ऑफ स्टील कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलोंगेशन, स्टील वाले में कितना हुआ, और एरिया तो वही है, एरिया तो दोनों का सेम ही है। तो फटाफट से है ना, या लिख लें यहाँ पे भी डायमीटर स्टील का कितना है, एस स्टील है 0.25 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 0.25 बाय 100 मीटर, और रेडियस ऑफ स्टील हो जाएगा 0.25 बाई 2 इंटू 100। तो इसमें भी यंग्स मॉडुलस, और वो भी लिख लें, यंग्स मॉडुलस स्टील का ये कितना होता है, ये होता है 2 इंटू 10 पे पावर 11, नहीं 2 इंटू 10 पे पावर 11 न्यूटन जो भी है वो पर मीटर स्क्वायर वो होता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको फिर सब्स्टिट्यूट कर लें वैल्यू सारा, तो ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये हो जाएगा फिर से रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस स्टील कितना है, 2 इंटू 10 पे पावर 11। रिस्टोरिंग फोर्स कितना है यहाँ पे, इस बार 100 न्यूटन है। एरिया कितना, तो वही है पाई इंटू आर स्क्वायर, 0.25 बाई 2 इंटू 100, 0.25 बाई 2 इंटू 100, और चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, इलोंगेशन ये निकालना है, और लेंथ ऑफ स्टील कितना है, 1.5 मीटर। तो यहाँ से जब सब कुछ सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर। तो ये इलोंगेशन इतना आ जाएगा। ठीक है, ये इलोंगेशन आ जाएगा स्टील वाले के केस में। तो ये दोनों वायर के केस में मैंने इलोंगेशन निकाल दिया। आप लोग अब देख सकते हैं सॉल्यूशन अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, 9.6 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये दे रखा है द एज ऑफ एन अल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक हम बना रहे हैं सिंपल पहले, ताकि ये समझ में आए क्वेश्चन। मैं अगर क्यूब बनाऊं पूरा तो फिर थोड़ा समझ नहीं आएगा, तो आपको इसको क्यूब की तरह समझना है। तो ये एल्युमिनियम क्यूब का ये जो एज है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, और इसको आप कह सकते हैं 0.1 मीटर भी। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स टू अ वर्टिकल वॉल। तो इसी फेस को क्या देते हैं, ये वाला फेस जो है ये फिक्स है, ये फिक्स है। ये जो ऐसे कर रहा हूं मैं, ये बता रहा है कि ये वाला वॉल जो है ये फिक्स है। ये वाला वॉल क्या है, फिक्स है, फर्मली फिक्स्ड है किसी वॉल के साथ। अ मास ऑफ 100 kg इज देन अटैच टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। तो इसके अपोजिट ये हुआ, और यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे 100 kg का जो है 100 kg का मास इससे अटैच कर दिया गया है। तो ये जैसे मास जैसे ये अटैच होगा तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला कुछ ऐसे डिफ्लेक्शन आएगा। नहीं, ये मास लगने से ये थोड़ा ऐसे नीचे जाएगा। ये मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ क्या होगी कहानी। ये थोड़ा इस तरह से नीचे जाएगा, और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा इस तरह से नीचे, ये ऐसे होगा, ये इस तरह से होगा ना। ये डिफ्लेक्शन आएगा, ये मास रखने से नीचे गिरेगा थोड़ा, तो ये कुछ थीटा एंगल नीचे आ जाएगा, ये कुछ थीटा एंगल नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये यही हुआ यहाँ पे। इस मास को लगाने से ये कहानी बनी आगे, है ना। तो अब दे रखा है शियर मॉड्यूलस ऑफ एल्यूमिनियम दे रखा है, मतलब ये जी का वैल्यू है ना, जी का वैल्यू शियर मॉड्यूलस ये दे रखा है 25 गीगा पास्कल, यानी कि 25 इंटू 10 पे पावर 9 पास्कल ये दे रखा है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस, तो ये तो पता ही है, ये तो पता ही है 10। तो ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है इसको कह लेते हैं कुछ x, ये हुआ है वर्टिकल डिफ्लेक्शन, और इसको L कह लेते हैं इस
क्यूब के, एल्युमिनियम क्यूब के एज को, जो डेफिनेटली आपको दिया हुआ है 0.1 मीटर। ये एक्स जो है यही है मेरा वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ, दिस इज वर्टिकल डिफ्लेक्शन, है ना, ये जो एक्स है। तो यही एक्स हमको कैलकुलेट करना है, ये एक्स है कितना। तो शियर मॉड्यूलस अब दे रखा है, शियर मॉड्यूलस यानी कि जी दे रखा है। ये क्या होता है, ये होता है शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय टेंजेंशियल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, ये होगा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और शियर स्ट्रेन क्या होगा, ये होता है टेन थीटा शियर मॉड्यूलस में, और ये जो एफ रिस्टोरिंग पर यूनिट एरिया टेन थीटा मेरा क्या है, फिगर से देखिए, ये टेन थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा क्या है, ये है एक्स बाय एल, यही है टेन थीटा। नहीं, टेन थीटा क्या है, एक्स बाय एल। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्स बाय एल, और यही एक्स हमको इवेलुएट करना है। और शियर मॉड्यूलस दे रखा है 25 इंटू 10 पे पावर 9, ये दे रखा है, ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ये दे रखा है। ये जो मास है ये 100 kg, ये मैंने फिगर में दिखा दिया, ये एज भी फिगर में मैंने दिखा दिया। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, तो ये जो मास यहाँ पे लटका इस वाले एज पे, है ना, इस वाले साइड पे मास किससे लगा हुआ है, इस फेस से लगा हुआ है, ये वाले फेस से ये जो मास लगा है, तो इसका वेट होगा mg 100 इंटू जी, और इसी मास की वजह से इसमें यहाँ पे इस फेस पे आएगा रिस्टोरिंग फोर्स। नहीं, इसी मास की वजह से क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, और यही रिस्टोरिंग फोर्स इसके बराबर होगा 100 जी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है किसके बराबर हो जाएगा, 100 इंटू जी। और एरिया कितना है, जिस फेस से लटका हुआ है वो उस फेस का एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड 0.1 इंटू 0.1, और नीचे है x, और लेंथ कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.1, ये तो दे ही रखा है। तो यहाँ से x अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये 100 इंटू 10 हो जाएगा, ये 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा, ये x बाई 0.1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बस बहुत आसानी से। तो x यहाँ पे जो आ जाएगा वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वो आता है 4 इंटू 10 पे पावर -7 लगभग, ये इतना मीटर आ जाता है। ठीक है, इतना मीटर ये आ जाता है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव तो है ये चैप्टर, बाकी कैलकुलेट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.7। तो अभी क्या कह रहा है, 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 kg, और इनर और आउटर रेडियाई ईच कॉलम का दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल कॉलम का 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। एज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है ऐसे, मैं सिंपल पहले बता दूं कि ये समझ लीजिए कि ये इस तरह से, ये इस तरह से, इसको ऐसे करें कि ये इस तरह से, ये कुछ, ये समझ लीजिए आप कि ये कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये 4 वर्टिकल कॉलम है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये सिलिंड्रिकल कॉलम है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये 4 सिलिंड्रिकल कॉलम है, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। और ये जो मास को सपोर्ट कर रहा है बिग स्ट्रक्चर, ये इसका मास 50,000 kg है, इसको ऐसे करके आप समझ सकते हैं। और ये 4 सिलिंड्रिकल कॉलम है, इसका इनर आउटर रेडियाई दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या, लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म और कंप्रेशनल स्ट्रेन ईच कॉलम का पूछा है। तो ये मास जब रखा हुआ है इस 4 कॉलम पे, तो इस पे क्या आएगा, ये दबेगा, है ना, इस पे स्ट्रेस लगेगा तो स्ट्रेन भी आएगा, कंप्रेस हो रहा है ये, तो कंप्रेशनल स्ट्रेन आएगा। तो ईच कॉलम का कंप्रेशनल स्ट्रेन पूछा है। तो पहले तो ये बताइए, ये जो 50,000 kg स्ट्रक्चर है, इसका वेट कितना होगा। इसका वेट होगा 50,000 और इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 2 4 5 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन, ये इतना वेट हो जाएगा। तो ये वेट जो है, इतना वेट जो इसका है, ये यूनिफॉर्मली जाएगा, हर एक पे 4 पे जाएगा, चारों पे जाएगा बराबर से,
है ना, और ईच का पूछा है तो हमको ईच पे कितना वेट पड़ रहा है, इसका कितना लोड पड़ रहा है वो निकालना होगा पहले। तो लोड ऑन ईच कॉलम, ईच कॉलम पे लोड कितना पड़ रहा है, तो ये 5 इंटू 10 पे पावर 5 डिवाइड बाय 4, यही करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 1.25 इंटू 10 पे पावर 5, और ये आ जाएगा कितना 125 000 ये न्यूटन, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल हटाएंगे तो 3 बचेगा यहाँ पे, 125 000 ये आ जाने वाला है न्यूटन। जो अब ये ईच सिलिंड्रिकल कॉलम, ये ऐसे बना लें लोड को, है ना, समझने के लिए ये ऐसे बना लें, और यहाँ पे ये इसके अंदर हॉलो कॉलम है, तो इसके अंदर भी एक ये इस तरह से कॉलम है, ये हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम है। तो ये अंदर वाले का रेडियस दिया है और ये बाहर वाले का रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, अंदर वाले का आर इनसाइड कह लें, ये दिया हुआ है 0.3 मीटर, और आर आउटसाइड ये दिया हुआ है 0.6 मीटर। ठीक है, तो ईच कॉलम पे कितना लोड पड़ रहा है वो पता चल गया, नहीं इतना लोड पड़ रहा है, कितने एरिया पे पड़ रहा है वो अभी यहाँ से पता चल जाएगा, हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कितना स्ट्रेन आएगा, कंप्रेशनल स्ट्रेन, क्योंकि ये लोड रखा हुआ है तो उससे स्ट्रेस आएगा, उससे स्ट्रेन भी आएगा। तो कितना कंप्रेशनल स्ट्रेन आ रहा है हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। तो क्या है, मटेरियल क्या है, ये आपने ध्यान दिया होगा, ये माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील है। ठीक है, माइल्ड स्टील है और ये दबेगा, है ना। तो माइल्ड स्टील का यंग्स मॉड्यूलस, है ना, यंग्स मॉड्यूलस जो स्टील का होता है, यंग्स मॉड्यूलस वो कितना है 2 इंटू 10 पे पावर 11। ये आज हम लोग पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, है ना, यही होता है। तो यंग्स मॉड्यूलस पता है स्टील का, और यंग्स मॉड्यूलस होता है रिस्टोरिंग फोर्स एफ रिस्टोरिंग पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, है ना, कंप्रेशनल स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन ही होता है, सीधा लिखें यहाँ पे कंप्रेशनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ये कंप्रेशनल स्ट्रेन, और यही हमको निकालना है। तो कंप्रेशनल स्ट्रेन हम लोग बहुत आसानी से अब बता सकते हैं ईच कॉलम का, क्योंकि ईच कॉलम पे लगने वाला लोड पता चल गया है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, तो एक का पता चल गया है, रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, एक पे वेट कितना पड़ रहा है, एक पे, ये एक पैर पे लोड कितना पड़ रहा है, तो 125 000 न्यूटन। तो जितना लोड पड़ रहा है उतना ही ताकत लगाएगा ये सिलिंड्रिकल कॉलम, ताकि ये ना कंप्रेस हो, तो रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा 125 000, और एरिया कितना है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई, और ये हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम है, तो आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर इनसाइड वाला स्क्वायर, और नीचे ये y जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये y दिया हुआ है 2 इंटू 10 पे पावर 11। तो 125 000 पाई, आर नॉट कितना है, आर नॉट है 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, और नीचे है 2 इंटू 10 पे पावर 11। तो इसको आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आता है 7.21 इंटू 10 पे पावर -7। ये कंप्रेशनल स्ट्रेन इस क्वेश्चन में आ जाएगा। आई होप समझ आया होगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, 9.8। तो ए पीस ऑफ कॉपर having a rectangular cross section of 15.2 mm into 19.1 mm is pulled in tension with 44500 Newton force producing only elastic deformation. Calculate the resulting strain. तो एक कॉपर है, ठीक है, तो ये क्या मामला है, ये कॉपर है, ठीक है, इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और उस क्रॉस सेक्शन का दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ, है ना, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का 15.2 इंटू 19.1, ये मिलीमीटर में है, ठीक है, तो इसको मीटर में कर लेंगे अभी। और इस पे इज पुल्ड इन टेंशन, तो विथ इतना फोर्स, तो इस पे
पुल किया गया, इसको पुल किया गया कितने फोर्स से, 44500 न्यूटन। तो ये खींचना नहीं चाहेगा, तो ये भी रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगाएगा, एफ रिस्टोरिंग उतना ही लगाएगा, नहीं, ताकि ये ना खींचे, इलोंगेट ना हो, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही लगाएगा। तो इसमें लेंथ के अलोंग स्ट्रेस स्ट्रेन आ रहा है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे, हम लोग जाएंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के पास, और ये होता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, रिजल्टिंग स्ट्रेन पूछा है, तो ये हो गया स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बेसिकली, और यही पूछा है हमको। तो स्ट्रेन हम यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत इजीली, एफ रिस्टोरिंग डिवाइडेड बाय एरिया एंड डिवाइडेड बाय वाई, और वाई किसका, वाई कॉपर का, कॉपर कह रखा है क्वेश्चन में, तो वाई किसका लेना है, कॉपर का हम लोग वाई लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे रिस्टोरिंग फोर्स तो पता है ही, एरिया लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, और वाई कॉपर, यंग्स मॉड्यूलस कॉपर का कितना होता है, ये होता है 120 इंटू 10 पे पावर 9, और इसको कह सकते हैं 1.2 इंटू 10 पे पावर 11, ठीक है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये होता है। तो ये सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, जितने से खींचा गया है उतने के बराबर, और एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15.2 ये मिलीमीटर है, तो इसको 10 पे पावर -3, और 19.1 तो 10 पे पावर -3 क्योंकि मीटर करना होगा, डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 पे पावर 11, ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग जब सॉल्व कर लीजिएगा ये वाला, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, ये लगभग आ जाना चाहिए 0.127 के आसपास, ठीक है, ये स्ट्रेन आ जाएगा। तो काफ़ी आसान था ये भी, नहीं, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, और भी क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो एक स्टील केबल है with a radius of 1.5 centimeter supports a chair lift at a sky area if the maximum stress is not to exceed 10 पे power 8 newton per meter square, what is the maximum load the cable can support। तो एक स्टील केबल है, ठीक है, एक स्टील केबल कह लेते हैं ऐसा कुछ, ये कुछ ऐसे स्टील केबल है, और इससे कुछ ऐसे कह लेते हैं, जनरल बात कर रहे हैं, ऐसे कह लेते हैं कुछ, ये चेयर लिफ्ट है, ये चेयर लिफ्ट है, और ये स्टील केबल का ये जो रेडियस है, रेडियस ये कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 बाय 100 मीटर कह लेते हैं इसको। तो ये जो चेयर लिफ्ट है, ये जो चेयर लिफ्ट है, इसका वेट होगा, इसका लोड होगा, नहीं, इसका वेट होगा। अगर चेयर लिफ्ट का मास कह दें, चेयर लिफ्ट का मास कह दें कुछ m है, तो इसका वेट होगा mg, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, लोड, ठीक है। तो ये जो चेयर लिफ्ट जब इस पे लटकेगा तो क्या होगा, ये इस स्टील वाले केबल में थोड़ा खिंचाव आएगा, स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। ये जब वेट पड़ेगा इस स्टील केबल पे, तो क्या होगा, ये थोड़ा खींचेगा, इसमें स्ट्रेन आएगा, उसको वो काउंटर भी करेगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगा के ऐसे, है ना, ये अपने ये क्रॉस सेक्शन पे रिस्टोरिंग फोर्स लगा के क्या करेगा, काउंटर भी करेगा उसको, वो खींचना नहीं चाहेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स जो उसके क्रॉस सेक्शन पे लगेगा तब बनेगा स्ट्रेस। स्ट्रेस ये तो होता है, स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया यही होता है स्ट्रेस। तो ये वेट जब पड़ेगा इस स्टील केबल पे तो इसमें स्ट्रेस आएगा थोड़ा, नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो इसके इलोंगेशन को काउंटर करना चाहेगा। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो झेल सकता है उससे ज्यादा नहीं झेल सकता, वो है 10 पे पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे ज्यादा स्ट्रेस वो नहीं झेल सकता, हो सकता है वो टूट जाए स्टील केबल, है ना, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस अलाउड है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इतना ही अलाउड है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस या स्ट्रेस ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोड, है ना। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स, पहले तो ये समझ लें, पर यूनिट एरिया, यही होता है स्ट्रेस। तो
रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे कितना डेवलप होगा, जितना वेट इससे हैंग कर रहा है उतना ही डेवलप होगा, नहीं, और उससे ज्यादा ना हो। रिस्टोरिंग फोर्स का लिमिट दिया है, स्ट्रेस का लिमिट दिया है, तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे कितना डेवलप होगा, तो ये लोड जितना है उतना, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपने ये वेट के बराबर, यानी कि इसको कह देते हैं मैक्सिमम लोड, यही है जो वेट है वही मैक्सिमम लोड है, वो ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये एरिया, तो स्टील केबल है, रेडियस दिया है, तो एरिया हम लोग बता सकते हैं नहीं। तो इसको अब आगे पेज पे कर लें। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, 10⁸ और ये मैक्सिमम लोड ये तो निकालना ही है। और एरिया, जितने क्रॉस सेक्शन पे वो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन स्टील केबल का एरिया कितना है, πr², और r कितना है 1.5 बाय 1.5/100 मीटर में बदलना होगा, और इसका स्क्वायर। तो मैक्सिमम लोड यहाँ से अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम लोड ये मल्टीप्लाई करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ये जो आ जाने वाला है, ये कितना आ जाने वाला है, मैक्सिमम लोड जो आ जाएगा ये आ जाएगा 76500 न्यूटन, इतना आ जाएगा। ठीक है, 76500 इतना न्यूटन आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम लोड आप लोग इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 ये देखते हैं इसको। तो एक रिजिड बार है जिसका मास 15 kg है, और वो सपोर्टेड है सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स each of 2 meter long. Those at each end are of copper and the middle one each of iron. Determine the ratios of their diameter if each is to have same tension. तो क्या कहानी है यहाँ पे, उसको ऐसे समझें कि एक रिजिड बार है जिसका मास 15 kg है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से कहानी है कि ये रिजिड बार है, ये इस तरह से ये रिजिड बार है। ठीक है, ये इस तरह से रिजिड बार है। ये इसको सपोर्ट जो कर रहा है 3 वायर कर रहा है ना, 3 वायर बना लेते हैं। ये 3 वायर जो है इसको ऐसे बनाए, एक वायर एक एंड पे और एक, 2 वायर दोनों एंड पे और एक वायर बीच में है, बिल्कुल एक वायर कहाँ है, बिल्कुल बीच में। ठीक है, ये इस तरह से ये एक सपोर्ट से हैंग हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो वायर है ये सब 2 मीटर लॉन्ग है, अनडाउटेडली क्वेश्चन कह रहा है ये 2 मीटर लॉन्ग है। और ये जो रिजिड बार है ये 15 kg का है। ठीक है, ये कितना है, 15 kg का है। तो ये जो एंड पे है ये वाला है कॉपर, और ये जो इस एंड पे है ये वाला भी है कॉपर, और ये जो मिडिल वन वाला है ये है आयरन। तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, मैं पहले बता दूं, यंग्स मॉड्यूलस कॉपर की 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यंग्स मॉड्यूलस आयरन की ये हो जाएगा 1.9 × 10⁻, कॉपर का नहीं है तो स्टील का मैंने लिख दिया, कॉपर का 1.2 और ये 1.9 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यंग्स मॉड्यूलस की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये पहले दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और लेंथ दिया हुआ है सबका कितना, 2 मीटर, सारे का, तीनों वायर का सेम है, एक तो कॉपर ही है और 2 कॉपर वायर है, एक आयरन वायर है, तीनों का लेंथ सेम है 2 मीटर, और कितना मास उससे हैंग कराया गया है 15 kg। ये सारा कुछ मैंने लिख दिया। तो क्वेश्चन पूछा है रेशियोस ऑफ डायमीटर का रेशियो, मतलब ये डायमीटर ऑफ कॉपर इज टू डायमीटर ऑफ आयरन, ये रेशियो पूछा है, क्या आएगा। ठीक है, और क्या है लास्ट में कंडीशन है, इफ इच इज टू हैव सेम टेंशन, है ना। तो इस 15 kg मास के इसमें सस्पेंशन से तीनों वायर में क्या होगा कि ये मास है तो ये वायर में इलोंगेशन आएगा, तीनों वायर में इलोंगेशन आएगा 15 kg के मास से। लेकिन क्या कंडीशन है, दे रखा है सिमेट्रिकली सपोर्टेड है। सिमेट्रिकली सपोर्टेड का मतलब समझ ले पहले, सिमेट्रिकली सपोर्टेड, इसका मतलब है कि ये 15 kg का मास जब ये नीचे 15 kg का मास जब तीनों वायर से लगा है, और ये 15 kg का मास है, तो इससे क्या आएगा, वेट आएगा 15 × g, नहीं इसका वेट होगा 15 g,
यानी कि 150 न्यूटन 15 इंटू 10, ये 150 न्यूटन क्या होगा, वेट होगा इसका। तो इसके वेट की वजह से ये वायर, तीनों वायर में क्या आएगा, इलोंगेशन, खींचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा इलोंगेट हो गया, ये कम इलोंगेट हुआ, ये इस तरह से, है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा। तो इलोंगेशन सब में क्या है, सेम अमाउंट से आ रहा है। मतलब ये जो डेल्टा एल है इलोंगेशन, ये इलोंगेशन जो है डेल्टा एल, ये क्या है, ये है सेम तीनों वायर में। क्योंकि अगर ये सेम नहीं होगा फिर ये सिमेट्री खत्म हो जाएगी क्वेश्चन में ना, सिमेट्रिकली सपोर्टेड। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा इलोंगेट हो गया, ये कम हुआ, ये ज़्यादा हुआ, ऐसा नहीं है। तो इलोंगेशन सेम है, ये डेल्टा एल जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो सेम है, तभी तो ये हमेशा एकदम पैरेलल रहेगा, ये सिमेट्रिकली सपोर्टेड रहेगा एकदम हमेशा। ये एक साथ, ये 15 kg नीचे आएगा, ये तीनों वायर हमेशा एकदम एक साथ सेम अमाउंट से इलोंगेट होगा, तभी तो सिमेट्रिसिटी बनी रहेगी, सिमेट्रिक बना रहेगा ये। ठीक है, ये यहाँ पे ये समझना है। और हर एक में सेम टेंशन है, टेंशन तीनों में क्या है, इसमें भी सेम, इसमें भी टी, इसमें भी टी, और इसमें भी टी। ठीक है, टेंशन तीनों में सेम है। तो आइए फटाफट से रेशियोज अब इवेलुएट कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से रेशियोज इवेलुएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर की बात करें तो ये क्या होगा, ये होगा रिस्टोरिंग फोर्स, एफ रिस्टोरिंग, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। और यहाँ पे वायर है तो उसका लेंथ के अलॉन्ग स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। तो एफ रिस्टोरिंग पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर, यही होगा। तो ये कितना है, ये है 1.2 इंटू 10⁻11। और रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, टेंशन दे रखा है क्वेश्चन में, टेंशन के बराबर, है ना। इच इज टू हैव सेम टेंशन, ये दे रखा है ना, सेम टेंशन है, तो ये टी। और एरिया कितना है, तो एरिया होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इस कॉपर वायर का लिया जाएगा, है ना। तो एरिया क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे पाई और आर कॉपर का स्क्वायर। और ये कितना होगा, लेंथ कितना होगा, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, जो भी होगा वो सेम होगा तीनों वायर में, तभी सिमेट्रिकली सपोर्टेड होगा वो। और कॉपर वायर का लेंथ ये दे रखा है, सबका लेंथ है 2 मीटर। ठीक है, सबका लेंथ कितना है, 2 मीटर। ये पहली कहानी हुई कॉपर वाले की। अब बात कर लेते हैं आयरन वाले की। तो ये फिर से वही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ आयरन। तो ये है 1.9 इंटू 10⁻11। रिस्टोरिंग फोर्स तो सेम है, टेंशन सेम है, तो दिस इज टी। और एरिया कितना हो जाएगा, पाई और आर आयरन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय 2। नहीं, ओरिजिनल लेंथ ऑफ आयरन कितना है, 2 है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि इलोंगेशन सेम है, सिमेट्रिकली सपोर्टेड होना चाहिए हमेशा। तो डेल्टा एल जो कॉपर का है वही बराबर है डेल्टा एल आयरन का। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा डिवाइड करना। तो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 1.2 इंटू 10⁻11 और ये इधर 1.9 इंटू 10⁻11, और इधर हो जाएगा टेंशन बाय पाई आर कॉपर का स्क्वायर और चेंज इन लेंथ कॉपर का बाय 2, और ये कंप्लीटली डिवाइडेड बाय फिर से टेंशन बाय पाई आर आयरन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय 2। तो क्या क्या कैंसिल होगा, मेरे हिसाब से सब कैंसिल हो जाएगा। ये टेंशन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये चेंज इन लेंथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि चेंज इन लेंथ सेम है। तो क्या बचा, तो इधर बचेगा 1 बाय पाई आर कॉपर का स्क्वायर, और इधर नीचे बच रहा है 1 बाय पाई आर आयरन का स्क्वायर। तो इसको पलट दें तो पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा आर आयरन का स्क्वायर आर कॉपर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। और आर आयरन बाय आर कॉपर लें तो रूट में जाएगा ये, और ये 10⁻11 भी कैंसिल होगा, ये रूट में जाएगा 1.2 बाय 1.9,
नहीं, यही जाएगा रूट में यही जाएगा। और डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालना है तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू आर आयरन बाई 2 इंटू आर कॉपर, ये क्या बन गया, डायमीटर। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए, और ये 1.2 बाई 1.9, तो यहीं पे करें तो ये बन जाएगा डायमीटर ऑफ आयरन बाय डायमीटर ऑफ कॉपर, और ये हो गया 1.2 बाय 1.9। इसको बस पलट दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कॉपर का पूछा है पहले, फिर आयरन का। तो इसको जब पलट देंगे 1.9 बाय 1.2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.25। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। तो ये करना है, इसमें सिमेट्रिकली सपोर्टेड है तो डेल्टा एल क्या होगा, सेम होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।